हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2003। देखिए, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक समृद्ध विरासत है। भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रहे हैं। वैश्विक समस्याओं को हल करने में हमारा तकनीकी उद्योग सबसे आगे है। हालांकि अभी भी कुछ किया जाना शेष है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 से हुई थी तथा यह मुख्य तौर पर जो है भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। इस महोत्सव का लक्ष्य आम जनता को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना है। इस तथ्य को रेखांकित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित किस प्रकार हमारे जीवन को बेहतर बनाने हेतु सरल समाधान प्रदान कर सकते हैं। यह महोत्सव युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान और रचनात्मक सोच जैसे कौशल से युक्त करने के महत्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जून, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। देखिए, समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिए जो है प्रतिवर्ष आपका 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत गांवों का देश है, जहां की अधिकांश जो आबादी है अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है। ऐसे में राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के आम नागरिकों को किसानों की समस्याओं को जानने और उन पर वार्ता करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पर कार्य किया। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी। किसानों के कल्याण में चौधरी चरण सिंह के योगदान को देखते हुए आपका जो सरकार ने जो है वर्ष 2001 से इस दिवस की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ सेंचुरी अवार्ड कौन से कंपनी को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन डी आईटीसी। देखिए, हाल ही में जो है एसोचैम की स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टाटा समूह को एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया, जो कि टाटा समूह की ओर से देश के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा द्वारा प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि एसोचैम ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना जो है वो 1920 में भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन हेतु की गई थी। एसोचैम ने देश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा रतन टाटा को भारत तथा इजराइल के बीच एकता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा फेडरेशन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कौन से देश के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से
एक वहां की स्ट्रीट फूड संस्कृति को अमृत संस्कृति विरासत के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी चीन। देखिए, हाल ही में जो है यूनेस्को ने सिंगापुर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक वहां की स्ट्रीट फूड संस्कृति को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित किया है। सिंगापुर के स्ट्रीट हॉकर्स देश के स्थानीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंगापुर की स्ट्रीट फूड संस्कृति पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण केंद्र है और प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। इस जीवंत स्ट्रीट फूड संस्कृति का विकास जो है 1800 के दशक के आसपास हुआ था, जब सिंगापुर ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। वर्ष 1965 में सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली, किंतु सिंगापुर की यह विशिष्ट संस्कृति उसके साथ ही रही। सिंगापुर की स्ट्रीट फूड संस्कृति अब उस सूची में का हिस्सा बन गई है जिसमें भारत से जो योग, जमैका से रैंग संगीत और फिनलैंड की सोना संस्कृति आदि शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 1 जनवरी 2021 से विकासशील और अल्प विकसित देशों में अवर्गीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी UNFCCC, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी IPCC। देखिए, जो यूरोपीय संघ ने जो है 1 जनवरी 2021 से विकासशील और अल्प विकसित देशों में अवर्गीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व चीन ने प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई पर्यावरणविदों ने चिंता जाहिर की थी कि विकसित देशों द्वारा जो अपशिष्ट मलेशिया जैसे एशियाई देशों में निर्यात किया जाता है उसका सही ढंग से उपचार नहीं किया जाता है और समुद्र में ही फेंक दिया जाता है, जिससे समुद्री प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। नए नियमों के तहत केवल स्वच्छ प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनर्नवीकृत किया जा सकता है को ही गैर OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है। प्रत्येक वर्ष यूरोपीय देशों के 25 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करते हैं, किंतु इसका 1/3 यानी 30% से भी कम पुनर्नवीकृत हो पाता है। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में समुद्र तटों पर मौजूद कचरे का 85% हिस्सा प्लास्टिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वोडाफोन मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को कौन से देश में चुनौती दी है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद के लगातार दूसरी शिकस्त के बाद जो है केंद्र सरकार ने वोडाफोन मामले को लेकर हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को सिंगापुर में चुनौती दी है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद से जुड़ा यह विवाद जो है कम से कम $2 अरब यानी करीब जो आपका 15,000 करोड़ का है। इस साल 2016 में वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम को लेकर दर्ज किया गया था। इसी तरह के दूसरे विवाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने यूरोपियन ऑयल कंपनी केर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत सरकार को जो है इस कंपनी को है आपका 8,800 करोड़ की रकम चुकानी होगी। अब बात करते हैं ये विवाद है क्या। तो वोडाफोन ने जो है आपका साल 2007 में हांगकांग के हिचिसन ग्रुप के मालिक के मोबाइल बिजनेस हिचिसन SR में जो है $11 अरब निवेश पर जो है आपका 67% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के साथ ही उसने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा था। इस डील को लेकर भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन ने कैपिटल गेन टैक्स की मांग कर रहा था। इसके कुछ समय बाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग किया गया। साल 2007 में हुई इस डील को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार विद होल्डिंग टैक्स की डिमांड कर रहा था। वोडाफोन ने साल 2012 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब बात करते हैं ये टैक्स जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता क्या है। जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक वो कानूनी प्रक्रिया है जिसे किसी देश की सरकार कानून पास होने की तारीख से पहले लागू करती है। आसान शब्दों में अगर टैक्स संबंधी कोई कानून 24 दिसंबर को पास किया जाता है और सरकार किसी मामले को लेकर उस कानून को 24 दिसंबर 2020 से पहले की तारीख
तारीख में लागू करती है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहलाता है। किसी देश की सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स वसूली में आसानी हो। अगर कोई कंपनी वर्तमान नियमों को चैलेंज करती है तो सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स रूट का सहारा लेती है और अपने वर्तमान कानून में संशोधन करती है। बाद में उसे पुरानी तारीख से लागू कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे डी है। डीटीएच के लिए अब लाइसेंस कितने वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 25 साल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के दिशा निर्देश के बारे में बात करें तो डीटीएच के लिए जो है लाइसेंस जो है वर्तमान जो है आपका 10 वर्ष का है और उसको अपेक्षा है कि वो बढ़ाकर जो है आपका 20 वर्ष अवधि किए जाने की जारी किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का जो सकल राजस्व में 10% से समायोजित सकल राजस्व के 8% तक संशोधित किया गया है। सकल राजस्व में जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रैमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा। मौजूदा डीटीएच दिशा निर्देशों में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग की नीति के अनुरूप रेखांकित किया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी अभी दे दी है। अब बात करते हैं ये डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा है क्या? तो डायरेक्ट टू होम सेवा दूरदर्शन की प्रसारण की उपग्रह से सीधे घरों में की जाने वाली टीवी प्रसारण सुविधा है। इस प्रसारण में केवल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारणकर्ता सीधे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। डीटीएच नेटवर्क प्रसारण जो है केंद्र उपग्रह, इनकेडोर, मल्टीस्पेयर, मॉड्यूलेटर और उपभोक्ताओं से मिलकर बनता है। भारत में जो है पहली बार है जो वर्ष 2000 में सरकार ने जो है डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और कौन से देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, हाल ही में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अब बात करते हैं कि ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या। तो भारतीय सेना के लिए बनाई गई इस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और इजराइल के AIAI की इसने मिलकर बनाया है। ये जो मीडियम मिसाइल है ये आर्मी वेपन सिस्टम के कमांड पोस्ट, मल्टी एक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। यह इजराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 पर आधारित है। इस मिसाइल का जो वजन है करीब 275 किलोग्राम, लंबाई 4.2 मीटर और व्यास 0.45 मीटर है। इस मिसाइल पर जो है 60 किलोग्राम हार्वेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है। यह 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च करने के बाद धुआं कम छोड़ती है। ये मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलो युद्ध सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल के एडवांस गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। यह काफी आसानी से लक्ष्य को निशाना बना सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1978। देखिए, जो एशिया और प्रशांत के लिए जो है संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग ने हाल ही में जो है कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक व्यापार में गिरावट दर्ज की है।
गिरावट पर आंकड़े जारी किए हैं। इस वैश्विक महामारी ने जो है वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और अर्थव्यवस्था को चौतरफा प्रभावित किया है। बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में तो 2020 में वैश्विक व्यापार ने भारी गिरावट के बावजूद, कोरोना वायरस महामारी और व्यापारिक तनावों के बावजूद भी एशिया और प्रशांत के व्यापार में शेष विश्व की तुलना में अपेक्षाकृत कम गिरावट हुई है। 2020 में दुनिया भर में व्यापार में 14.5% की गिरावट आने की संभावना है और इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में जो है 1.9% की कमी हो सकती है। वैश्विक व्यापार के अंतर्गत निर्यात में एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है 2020 में अब तक जो उच्च स्तर पर है वो 41.8% एवं आयात में जो है उसका 38.2% होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 39.9% और 36.9% था। बात करते हैं एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग के बारे में। तो एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास एजेंसी है, जिसकी स्थापना जो है वो 1947 में स्थापित ESCAP संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से सबसे बड़ा है। इसका कार्य क्षेत्र जो है पूर्व में प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश किरिबाती से लेकर पश्चिम में तुर्की तक और उत्तर में रूस से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक है। 53 देशों का ये जो सदस्य है 53 सदस्य और 9 जो है आपका सहयोगी देश है। ठीक है, सहयोगी सदस्य हैं। सहयोगी सदस्यों के साथ यह जो है सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर सरकारी मंच है। जो आपका है ESCAP का समग्र उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसके तहत जो है विकास के लिए जो 2030 एजेंडा के क्रियान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों को उपलब्धि को प्राथमिकता दी गई है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से बैंक ने देश में अपना कारोबार स्थापित करने या उसके विस्तार करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक। देखिए, हाल ही में जो है ICICI बैंक ने देश में अपना कारोबार स्थापित करने का या उसका विस्तार करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। जो ये प्लेटफॉर्म का नाम है वो इन्फिनिट इंडिया है। इन्फिनिट इंडिया नामक इस प्लेटफॉर्म का जो है उन्हें बैंकिंग समाधान के साथ साथ व्यवसाय स्थापित करने, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, HR सेवाओं, नीतियों और कर नियमों का अनुपालन करने सहित कई तरह के वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगा। बात करते हैं इन्फिनिट इंडिया क्या है। तो इन्फिनिट इंडिया पहल टेक्नोलॉजी पर आधारित अनेक ऐसी सेवाओं का हिस्सा है जिन्हें बैंक विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को व्यापार करने के लिए भारत आने के संबंध में प्रस्तुत करता है। टेक्नोलॉजी पर आधारित इन सेवाओं का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सेगमेंट को मजबूत करना है। यह प्लेटफॉर्म भारत में एक आसान व्यापार अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न टच पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेटिंग करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और देश में कारोबार शुरू करने की आसान और बाधा रहित प्रक्रिया प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ICICI बैंक। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।